क्या आप जानते हैं आज के समय में राक्षस, दैत्य, शैतान ये सब देखना हो तो इंसानों को ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इनके अंदर ही मौजूद है, बस जगाने की देरी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वारदात के बारे में जिसने आम जनता की, पुलिस की, सबकी रूह कपा दी, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक ऐसी घटना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इंसानी अंग के टुकड़े मिलने लगे। आज हम बात कर रहे हैं रंजन दास और नीलम देवी के केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। ईस्ट दिल्ली में जगह है पांडव नगर। इसी के करीब में पड़ता है कल्याणपुरी नामक एक इलाका। यहाँ ब्लॉक नंबर 20 में एक मैदान है, रामलीला मैदान। त्योहारों पर यहाँ मेला लगता है, लेकिन बाकी दिन लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं। मैदान के दूसरी ओर पूरा मार्केट है, लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ होती है। बात 5 जून 2022 की है। इस दिन पुलिस इलाके में गश्त लगा रही थी। जब ये लोग मैदान के करीब से गुजरे तो इन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। पुलिस ने मैदान में इधर उधर देखा, तभी उनकी नजर एक सफेद रंग के प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उसमें से बदबू आ रही थी। पुलिस समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। तभी इन्होंने थाने में इन्फॉर्म किया और थोड़ी देर में ही एसएचओ ने अपना स्टाफ लेकर एसएचओ रामलीला मैदान पहुंच गया। टीम ने थैले को खोलकर देखा तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस बैग में कटा हुआ इंसानी पैर का टुकड़ा मिलता है। पुलिस ने और टीम बुलाकर मैदान में सर्च करना शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ढूंढते ही ढूंढते पुलिस को एक और सेम प्लास्टिक बैग मिला। उसमें से भी पैर का एक टुकड़ा मिला, जो कि घुटने से नीचे का था। पुलिस ने अपनी खोजबीन चालू कर दी, परंतु घंटों खोजने पर भी बाकी के अंग के टुकड़े पुलिस को नहीं मिले। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी कि इलाके में कटे पैर के टुकड़े मिले हैं। अब अगले दिन यानी कि 6 जून को पुलिस के पास फिर से कॉल आया कि रामलीला मैदान में एक और प्लास्टिक का बैग पड़ा है, उसमें से भी बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बैग को खोलकर देखती है तो उसमें से एक हाथ का टुकड़ा निकलता है। अगले दिन पुलिस के पास फिर से कॉल आया। अब यहाँ ये पहुंचते हैं यह न्यू अशोक नगर नामक जगह पर, जहाँ पर एक गंदा नाला है। यहाँ पर भी बहुत कूड़ा पड़ा रहता है। वहाँ 2 प्लास्टिक बैग मिले, जिसमें से घुटनों के ऊपर के पैर मिले। थोड़ी देर में ही रामलीला मैदान के वहाँ से फिर से कॉल आया। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है। इस बार उन्हें एक गड्ढे से इंसानी सिर बरामद होता है। सिर तो मिल गया, परंतु चेहरा बिल्कुल पहचानने लायक नहीं था, क्योंकि यह पूरी तरह से सड़ चुका था। उसके बाद पुलिस को काफी समय तक कोई लीड नहीं मिली। पुलिस ने शव के टुकड़ों को डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा। सभी टुकड़े का डीएनए मैच हो गया। वह सब एक ही इंसान के थे। यह किसी आदमी के थे जो कि 50 साल की उम्र दराज का होगा। टुकड़ों की हालत से डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि कत्ल हफ्ते 10 दिन पहले ही हुआ होगा, यानी कि 25 से 30 मई या उसके बाद ही हुआ होगा। पुलिस ने आईपीसी 302 व 201 का मामला दर्ज कर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। टुकड़े मिलने वाली जगह रह रहे आसपास के लोगों से भी बातचीत हुआ। शायद किसी ने कोई संदिग्ध चीज देखी हो, किसी को आते जाते देखा हो। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाकर चेक किए, पर कोई सुराग नहीं मिला। यह केस फिर क्राइम ब्रांच के पास चला गया। इन्होंने भी अपनी खोजबीन स्टार्ट कर दी। जहां बॉडी पार्ट मिला था, वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से चेक किया गया। 25 मई से इंसानी सिर मिलने तक के सारे फुटेज निकलवाए गए। 300 से ज़्यादा कैमरे फुटेज पुलिस को मिलते हैं। क्राइम ब्रांच ईस्ट में जितने भी पुलिस थाने आते हैं वहां पर पता लगाने लगी। साथ ही आसपास के कुछ इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा के कुछ इलाके, वहां पर भी पुलिस थाने में पता करना शुरू कर दिया कि किसी भी थाने में किसी भी प्रकार की या किसी भी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं मिली है। अगर मिली है तो वहां पे जांच शुरू की जाए। क्राइम ब्रांच के पास
कोई भी लीड नहीं थी। पुलिस को जहां शव के टुकड़े मिले थे वहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट किया। इस बार बहुत ध्यान से उसकी जांच करते हैं। कई दिनों की फुटेज को एनालाइज किया गया। महीनों की मेहनत के बाद इन्हें कामयाबी मिलती है। रामलीला मैदान के सामने वाली दुकान से एक फुटेज मिलता है जिसमें 31 मई और 1 जून के बीच रात के टाइम एक महिला और पुरुष मैदान में जाते दिखते हैं। क्राइम ब्रांच ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये दोनों कोई भारी भरकम सामान थैले में भरकर ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद यह बाहर आते हैं। बाहर आते टाइम इनका हाथ खाली था। रात का टाइम था तो चेहरा साफ नजर नहीं दिखाई दिया। क्राइम ब्रांच ने आगे की फुटेज चेक की। अब 2 जून की सुबह 10 सवा 10 बजे के बीच वापस ये महिला और पुरुष इसी जगह पर आते हैं। मैदान में आते दिखाई दिए और इस बार इनके हाथ में कुछ नहीं था। दिन का समय था पर कैमरा क्वालिटी की वजह से चेहरा साफ नजर नहीं आया। जो भी हो, पुलिस ने इनके फोटोज निकलवाए और मैदान के आसपास की शॉप पर पूछताछ स्टार्ट कर दी। इस तरह के कपड़ों में किसी को यहाँ आते जाते देखा। जिस रास्ते से ये आए थे पुलिस ने वहाँ पर भी पूछताछ की। डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया। कुछ एक्सपर्ट्स से यह भी पता चला कि टुकड़ों को फेंकने से पहले इन्हें जमाया होगा। पुलिस कई घरों के फ्रिज भी चेक करती है। लोगों के लिए यह एक अजीब सी बात थी। फ्री दीवारों का सैंपल लेकर इन्हें भी लैब में चेक करने के लिए भेजा गया। दिसंबर का महीना आ गया था। लोगों से उस महिला के बारे में पूछताछ और किसी मिसिंग कंप्लेन का पता लगाते लगाते क्राइम ब्रांच त्रिलोकपुरी इलाके में पहुंची। वहां क्राइम ब्रांच को एक आदमी मिलता है। उसने कहा, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो लगे हाथ एक और आदमी को ढूंढ दें। वह भी कई महीनों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसने उसका नाम बताया रंजन दास, लेकिन उन्होंने उसका घर का एड्रेस नहीं बताया। यह बस उतना ही जानते थे कि वह त्रिलोकपुरी में कहीं रहता है। क्राइम ब्रांच ने सोचा कि अंजन दास के घर वालों ने त्रिलोकपुरी के थाने में मिसिंग रिपोर्ट तो करवाई होगी, लेकिन पता करने पर पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अब क्राइम ब्रांच ने त्रिलोकपुरी में घर घर पूछने का फैसला किया। खोजते खोजते उन्हें रंजन दास का एड्रेस मिल जाता है। क्राइम ब्रांच त्रिलोकपुरी के 4th ब्लॉक के एक घर में जाती है। वहां रंजन दास के बारे में पूछने पर पता चला कि वह पहली मंजिल पर किराए पर रहता है। फिलहाल उस घर में एक महिला और पुरुष मौजूद थे। महिला का नाम था नीलम और पुरुष का नाम था मोहित। ये दोनों माँ बेटे थे। माँ की उम्र थोड़ी ज्यादा थी और बेटा जवान था। इनसे पूछा गया, रंजन दास कहाँ पर है, उन्हें बुलाइए। माँ बेटे ने कहा, वह एक शराबी है, इधर उधर कहीं होगा। इन्होंने कहा वह पहले भी ऐसे गायब रहता था, कई कई दिन तक घर नहीं आता था। पुलिस को इन दोनों पर डाउट हो रहा था। वो जो कैमरे में महिला पुरुष दिखाई दे रहे थे रामलीला मैदान में, उन दोनों की पर्सनैलिटी इन दोनों माँ बेटी से मैच हो रही थी। अब क्राइम ब्रांच ने यह थोड़ी छानबीन की और यहाँ फ्रिज को भी चेक किया। इनके कपड़े वगैरह भी देखे गए। इसी दौरान पुलिस को वही कपड़े नजर आए जो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के वीडियो में पहने हुए थे। 27 नवंबर आते आते पुलिस ने माँ और बेटे को उठा लिया और शक्ति से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ से एक भयानक बात बाहर निकलती है। बात उस समय की है जब नीलम केवल 13 साल की थी। इसका घर झारखंड में था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। 13 साल की उम्र में ही इसकी शादी सुखदेव नामक आदमी से इसके घर वालों ने करवा दी। 14 साल की एज में ही नीलम ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद पति सुखदेव दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद जैसे वह लापता ही हो गया। कई महीनों से घर नहीं लौटा। ना ही उसने नीलम से कांटेक्ट किया, ना ही उसने अपने घर वालों से कांटेक्ट किया और ना ही कोई पैसे भेजे। अब नीलम क्या करे? घर में एक बेटी भी थी। नीलम ने यह फैसला किया कि वह दिल्ली जाकर अपने पति की तलाश करेगी। सन 1997 में नीलम अपनी बेटी को लेकर दिल्ली आ जाती है और अपने पति की तलाश शुरू कर देती है। खर्च के लिए ये छोटे मोटे काम भी करती थी। दिल्ली में ही नीलम की मुलाकात एक सल्लू नामक आदमी से हुई। नीलम ने उसे अपनी कहानी सुनाई। अब सल्लू भी
नीलम के साथ उसके पति की खोज करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ गई और दोनों अब साथ में ही रहने लगे और फिर इनके 3 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटे का नाम रखा मोहित। घर में नीलम की पहली बेटी भी थी। बचपन में ही सल्लू और नीलम की एक बेटी की छत से गिरकर मौत हो गई थी। धीरे धीरे सल्लू को शराब की लत लग जाती है। इसे अपना सारा काम धाम छोड़ दिया था और शराब पीने लगा था। इससे नीलम पर ही घर का पूरा खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उसका बेटा भी कभी कभी इसमें हाथ बटाता था। सल्लू कभी कभी नशे में नीलम को मारता भी था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दिन कट रहे थे। फिर 2011 में नीलम की मुलाकात एक रंजन दास नामक आदमी से हुई। यह एक लिफ्ट मैकेनिक था। नीलम की इससे दोस्ती हो गई। यह अपने मन की बातें, कुछ दुख कलेश सब रंजन दास से शेयर करती थी। वैसे सल्लू और नीलम ने शादी नहीं की थी, ये बिना शादी के ही साथ में रह रहे थे। यहाँ नीलम और रंजन दास धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नीलम कल्लू को कैसे छोड़े। 2016 में कल्लू की शराब पीने से मौत हो गई, क्योंकि शराब ज़्यादा पीता था तो उसका लीवर खराब हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर 2017 में नीलम और रंजन दास ने शादी कर ली। ये दिल्ली में किराए का घर लेके साथ में रहने लगे। साथ ही नीलम के बच्चे भी इन्हीं के साथ रहने लगे। 2018 में नीलम ने अपने बेटे मोहित की भी शादी करा दी। मोहित अपनी पत्नी के साथ घर के पास एक और कमरा किराया करके रहने लगा, क्योंकि नीलम के घर पर इतनी जगह नहीं थी। इसीलिए मोहित ने घर से कुछ दूरी पे ही एक कमरा किराया लिया और दोनों वहां रहने लगे। कुछ समय बाद मोहित को एक बेटा भी हो गया। धीरे धीरे रंजन दास ने अपना काम छोड़ दिया और शराब पीने लगा। यह भी सल्लू की तरह दिन भर शराब पी के पड़ा रहता, पत्नी से लड़ाई करता, नीलम के साथ मारपीट करता। यह शराब पीने के लिए नीलम और मोहित के पैसे भी छीन लेता था। एक और चीज, इसने नीलम के गहने चोरी करके भी बेच दिए थे। कुछ समय बाद नीलम और मोहित के दिमाग में आया कि रंजन दास दोनों से पैसे भी छीन रहा है, चोरी भी कर रहा है, ये इन पैसों का करता क्या है। इन्होंने अपने लेवल पर पता किया तो पता चला कि रंजन दास की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वह चुपके से अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पैसे भेजता है। उसकी एक पत्नी और 8 बच्चे हैं, जिनको हर महीने वह पैसे भेजता है। उस दिन से घर में खटास शुरू हो गई, क्योंकि रंजन दास ने झूठ बोलकर नीलम से शादी की थी। उसने कभी बताया ही नहीं था कि उसकी पहले भी पत्नी और 8 बच्चे हैं। 2022 से मोहित की वाइफ ने नीलम के घर आना बंद कर दिया। नीलम ने जब वजह पूछी तो बहू ने कहा कि रंजन दास उस पर गलत नज़र डालता है। उसने गलत तरीके से टच करने की भी कोशिश की। जब नीलम को यह बात उसकी बहू से पता चली तो नीलम की बेटी ने भी बताया कि रंजन दास ने उसके साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश की। अब ये सब बातें नीलम ने अपने बेटे मोहित को बताई। यह सुनकर मोहित का खून खोल उठता है। नीलम और मोहित मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दिल्ली में जहाँ सुनसान इलाका या जहाँ कोई आता जाता ना हो, मोहित वहाँ की रेकी करना शुरू कर देता है, जिससे जान सके कि शव को कहाँ ठिकाने लगा सकता है। सारी चीजें करने के बाद कत्ल का दिन चुना गया। वो था 30 मई 2022। इससे पहले मोहित बाजार गया और वहाँ से नींद की दवाई, चाकू और पॉली बैग और शराब की कुछ बोतल खरीद कर लाया। इसकी बहन जो माँ के साथ ही रहती थी, उसको अपनी पत्नी के पास जहाँ वह किराए से रहती थी वहाँ जाने को कहा और कहा कि मैं आज यहीं रहूँगा, मुझे माँ और पिताजी से कुछ बात करनी है। 30 मई को मोहित ने रंजन दास को खूब शराब पिलाई। जब वह नशे में हो गया तब उसकी शराब में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। इसे पीते ही रंजन दास रूम में ही बेहोश हो गया और फिर मोहित चाकू लेकर आता है और रंजन दास के गले पर चला देता है। मोहित में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। वह तब भी नहीं मानता है। उसने रंजन दास के पेट और छाती पर खूब बार वार किए। रंजन दास तो पहले ही गले पर चाकू चलाते समय ही मर चुका था। जब मोहित का गुस्सा शांत हुआ तब उसने रंजन दास के दिल की धड़कन और सांसें चेक की।
वह रुक चुकी थी। माँ और मोहित ने रंजन को उसी कमरे में छोड़ दिया। पूरी रात वह शव कमरे में ही पड़ा रहा, रक्त प्रवाहित होता रहा। अब अगले दिन यानी कि 31 मई की तारीख को मोहित ने अपनी पत्नी और बहन से कहा कि कुछ दिन तुम वहीं पर रहो। उसके बाद नीलम और मोहित रंजन के टुकड़े करना शुरू करते हैं। टोटल 10 टुकड़े किए गए। पैरों के 2-2 टुकड़े, 2 हाथों के, एक सर को गर्दन से अलग किया गया। बाकी बचे धड़ के 3-3 टुकड़े किए गए। टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपने पूरे घर की अच्छे से सफाई की, धुलाई की और पूरे घर में नया पेंट करवा दिया, जिससे कि किसी को कोई सुराग न मिल सके। आखिर में ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनका कहना था कि इसमें नीलम की बहू और बेटी का कोई रोल नहीं था। पुलिस को भी कोई रोल नहीं मिला। पुलिस को रंजन दास की टुकड़े तो मिल गए, परंतु 6 टुकड़े तो पुलिस को मिल गए थे, परंतु बाकी के 4 टुकड़े नहीं मिले। यह अनुमान लगाया गया कि शायद जानवर खा गए हों। पुलिस को नीलम के घर से वह चाकू भी बरामद हुआ। रंजन दास का मोबाइल भी मिला। वहां से रंजन दास के परिवार को सूचित किया। पुलिस की एक टीम बिहार भेजी गई। वहां से रंजन दास के परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया, जो रंजन दास के डीएनए से मिल गया। माँ बेटे ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब कहानी को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।